सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ दूर चलना पड़ता है मंजिलों को पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि संध्या ने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाओ भैया, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात भैया कि हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी के बेस से ही आती है। तो इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करके उसको कवर करना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के तुमको दे दूं, ठीक है, ताकि तुम इसमें थोड़ा बोर भी ना हो और जल्दी से आपका ये चैप्टर कवर भी हो जाए। ठीक है, तो पहले चलते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है भैया, कौन करता है। सॉरी, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है बिजनेस की सक्सेस में, बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाने से। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है बिजनेस में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसके आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमको हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस में हमको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फीस कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, इनके कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करने में मदद करते हैं कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है या बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखो, जो पहले तो मैं कोशिश करूंगा तुमको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो जितना मैंने ये रेड पेन से कट किया है तो प्लीज इसे अवॉइड करना, इसे रीड करने का लिए टाइम वेस्ट। ठीक है, तो इसे रीड मत करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, एक भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब हुआ कि बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो जितना पैसा चाहिए, एक्टिविटीज मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उसी को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। देखो, द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, तो आप ये लाइन वहां पे लिख के आना, क्योंकि ये मार्केटिंग स्कीम में भी इसी प्रकार लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाता है, कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, और इसकी जरूरत क्यों है, बेसिकली हमें जरूरत क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। हमने एक टाइम पे पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ मल्टी डायमेंशनल होता है, फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक आया था। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एक नहीं है कि बस एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जो एक किसी काम को मैनेज कर रही हो। मैनेजमेंट को हमने बहुत सारी डिवीजन में बांटा है। ठीक है, कोई फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, कोई असेट्स को मैनेज कर रहा है, कोई रिस्क को मैनेज कर रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, कोई इक्विटी मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हमको जब हमें जरूरत हो पैसों की तो हमारे पास पैसा अवेलेबल हो, वो पैसा कम से कम रिस्क का हो, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, और उसे हम अच्छी जगह अप्लाई कर सकें, अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अप्लाई कर सकें, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव होता है। मोटा मोटा मोटिव उसका यही होता है। ठीक है, अब भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता कौन है, जैसे नाम में ही पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है, सीएफओ। कंपनी के लिए एक सीएफओ होता है। सीएफओ कौन होता है भैया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किसी कंपनी का अगर सीएफओ होगा, वो सीएफओ क्या करता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही प्लान करता है, उसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिजाइन करके उसे इम्प्लीमेंट करता है, उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं भैया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले देखो, इसे पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड, जो पैसा हमने लिया है उनकी कीमत कम से कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल,
वो सारा रिस्क कंट्रोल में रहे। अच्छा, रिस्क किस चीज का होगा? किसी का पैसा लेने में आपको रिस्क किस चीज का होगा? रिस्क एक ही चीज का होता है कि हम कहीं इंसॉल्वेंट ना हो जाए। फाइनेंशियल रिस्क जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मतलब कि हम उसका पैसा वापस दे पाएंगे या नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो अगर हम किसी का पैसा वापस नहीं दे पा रहे तो मतलब हम इंसॉल्वेंट होने के ज्यादा चांसेस है, मतलब हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा लोन लेते हो, क्या रिस्क बढ़ जाता है क्या? हाँ, जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप ये सोचो आपका प्रॉफिट ना बढ़े और आपका रिस्क बढ़ जाए, आपको उनको पेमेंट इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़े, तो ये एक तरीके से बिजनेस की गोइंग ऑन कंसर्न पे खतरा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो क्या करेगा, वो जो फंड लेगा उसको कम से कम कॉस्ट पे लेने की कोशिश करेगा, और दूसरा उसका रिस्क इवेल्युएट करेगा। रिस्क इवेल्युएट करने का मतलब क्या होगा कि रिस्क में देखेगा कि कहाँ पे हमको ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क। देखो, तीन चीजें हमेशा याद रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें तीन चीजें हमेशा याद रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन शब्दों से चलती है। तीन शब्द कौन कौन से भैया? कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल। तीन शब्द कौन से? दोबारा बोलो। कॉस्ट, रिस्क, कंट्रोल। भैया कॉस्ट का मतलब क्या? कितनी कीमत पे हमें मिल रहा है वो। कितनी कीमत का मतलब क्या है? देखो, जैसे डिवेंचर हम लेते हैं, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं। बैंक लोन हम लेते हैं, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देती है कंपनी, देती है कि नहीं? हाँ जी। भैया इक्विटी शेयर से पैसा उठाती है तो उन्हें डिविडेंड देना पड़ता है, कुछ तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो गया? कॉस्ट। भैया रिस्क क्या का मतलब कि रिस्क का मतलब है ऑब्लिगेशन, क्या नेसेसिटी है। देखो, अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाते हो तो उन्हें जरूरी नहीं है पैसा देना ही देना है। प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। कोई हमारे पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? कोई गवर्नमेंट या लॉ एंड रेगुलेशन से बोला है कि तुमको डिविडेंड देना ही देना है? कंपनी के ऊपर पूरी छूट है, कंपनी देना चाहे तो दो, नहीं देना चाहे मत दो। ठीक है, बट अगर हम इन द केस ऑफ डिवेंचर या डेट की बात करें, कोई भी लोन की बात करें, पर वहां पे अगर आपका प्रॉफिट हो ना हो, फिर भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? रिस्क है। रिस्क किस चीज का? कि हम इंसॉल्वेंट हो सकते हैं भैया, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से देंगे लोगों का। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुआ, कोविड के पीरियड में क्या हुआ है कि बहुत सारे बैंकों की बहुत सारी कंपनीज की क्या हुआ, बेसिकली उनके ऑपरेशन ठप पड़ चुके थे, उनका ऑपरेशन होना बंद हो गया, तब तो पैसा तो कमाया नहीं। पर जिन कंपनियों के ऊपर ज्यादा कर्ज था, उन कंपनियों का क्या हुआ, उनकी एक फिक्स कॉस्ट चलती रही। फिक्स कॉस्ट किस चीज की? इंटरेस्ट की। बैंक ने तो लोन दे रखा, तो बैंक तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को कवर नहीं कर पाए, तो बहुत सारे बिजनेस इस टाइम पे, इस पीरियड में ज्यादातर बिजनेस क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है? दो काम करता है। रिस्क को एवेल्युएट करता है और कम से कम अपने कंट्रोल के अंदर लाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ फंड कम से कम लगे, सस्ती से सस्ती कैपिटल हमारे बिजनेस में लगे, हम कोशिश करते हैं। ठीक है जी, वो आगे चलते कौन सी सस्ती होती है, कौन सी सस्ती नहीं होती है, वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने तीन चीज और बताई थी। तीन चीज मैंने एक चीज और बताई थी कि इसमें तीन शब्दों को बहुत ध्यान में रखना। तीन शब्द कौन कौन से? अपने तीन शब्द आते हैं, कॉस्ट, कंट्रोल और रिस्क। कॉस्ट का मतलब क्या है? कितनी कीमत पे मिल रहा है, मतलब कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है। रिस्क का मतलब क्या है? आपका रिस्क का मतलब है कितनी ऑब्लिगेशन में आपको कितना उसको रिटर्न देना ही देना है, मतलब कहाँ पे ऑब्लिगेशन नेसेसरी है कि देना ही देना है, कहाँ पे नेसेसरी नहीं है। जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, वहां पे आपको जरूरी नहीं है कि डिविडेंड देना ही देना है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भैया देना ही देना है। या तो उसे अपनी लाइबिलिटी बना दो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप डिफॉल्ट करो और इंटरेस्ट जुड़ेगा। ठीक है जी, फिर आता है कंट्रोल की बात। भैया कंट्रोल क्या था? कंट्रोल मतलब कंपनी की डिसीजन मेकिंग में आप किसको हिस्सा दे रहे हो। जैसे हम डिबेंचर और उसकी बात करते हैं, लोन की, तो लोन और डिबेंचर में हम लोग कभी भी, याद रखना, कभी भी उनको पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं देते। हम उन्हें वोटिंग राइट देते ही नहीं। कभी हम बोलते नहीं आओ भाई हमारे साथ डिसीजन बनाओ, आओ हमारे साथ पॉलिसीज फ्रेम करो। ठीक है, इसके लिए हम उनको सीधा मना करते हैं, भाई तुमको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं, तो तुम घर में बैठो चुपचाप से। ठीक है, बट ऐसा इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी, वहां पे हम क्या करते हैं? हम उनको वोटिंग राइट्स देते हैं। हम उनको बोलते हैं आओ तुम हमारे बिजनेस में इंटरप्ट करो। जैसे जैसे मेरे पास बहुत सारी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो वो लोग मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं, आओ तुम हमारी मीटिंग्स में, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग्स में, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स में आओ, वहां पे पार्टिसिपेट करो, अपने व्यूज रखो कंपनी के लिए, ताकि कंपनी तुम्हारे व्यूज को कंसीडर करके कंपनी उसके हिसाब से काम करे। मेरे पास काफी सारी कंपनियों के आते रहते हैं मेल। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। अच्छा जी, अब भैया इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। भैया इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? सेम बात, इंपॉर्टेंस। अब पूरा बिजनेस का जो बेस होता है वो होता है फाइनेंस।
क्या बिना फाइनेंस के बिजनेस चल सकता है? इम्पॉसिबल जी, बिना फाइनेंस के बिजनेस तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट मतलब डायरेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो देखो जरा, इट हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, किस तरीके से बिजनेस काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है जी। आगे एक लाइन ये पढ़ना, ऑलमोस्ट ऑल द आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ये लाइन बहुत ध्यान में रखना कि बिजनेस में जितने भी आपके, जैसे मान लो बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट दिख रहे हैं, इन्वेंट्रीज दिख रही है, स्टॉक्स दिख रहे हैं, आपके डेटर्स दिख रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज दिख रही है, बीआर दिख रहा है, बिल्स पेबल दिख रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? ये किसी ना किसी डिसीजन की वजह से आए होंगे। किसके डिसीजन? जो फाइनेंशियल मैनेजर ने लिए होंगे, जो सीएफओ ने लिए होंगे, ठीक है, उसी के डिसीजन की वजह से इस बैलेंस शीट की ये हालत है। अगर आप किसी कंपनी को अगर कोसना चाह रहे हो कि हर कंपनी तेरे हाथ से इतना बुरा कट जाए, इतना सारा कट जाए, तो आप किसको कोसोगे? पूरी कंपनी को गालियां थोड़ी दोगे, सेल्स वालों को थोड़ी बोलोगे, मार्केटिंग वालों को थोड़ी बोलोगे, उनकी क्या गलती उसमें? आप किसको बोलोगे? फाइनेंशियल मैनेजर को, सीएफओ को, कि भाई तूने क्या बना रखा है कंपनी का, ठीक है। ओके, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट किसको करते हैं? आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट या आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बोलो, अरे हेडफोन वाले भैया बोल भाई। तो और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट्स, आपका बैलेंस शीट आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं कंपनीज की केसेस में, ठीक है। बाकी ये सब, ये जो मैंने रेड पेन से काटा है, इसे प्लीज प्लीज छोड़ देना, अगर ज्यादा ही भावुक हो जाओ तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्यों करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अरे सिंपल, क्यों करना है भाई? हम चाहते हैं हमारा पैसा जो बिजनेस में लगा वो आगे ग्रो करे, इसीलिए तो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो मैं किसी मैनेजर को अपने पास रखूंगा, वो मेरे अंदर कुछ, मेरे लिए कुछ वैल्यू एडिशन करे, वही तो काम होगा, ठीक है, वही तो उसके लिए मेन काम है। तो सिंपल, फाइनेंशियल मैनेजर क्यों रखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों लगाएंगे कंपनी में? द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर कौन होता है बिजनेस में? इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इन मालिकों का पैसा मैक्सिमाइज हो सके, बढ़ सके, ग्रो कर सके, इसी को हम क्या, ये किसका एम होता है? ये प्राइमरी एम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जी हाँ, ये ना लाइन आप अंडरलाइन या फिर मतलब इस पे लिख देना, एक नंबर का है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों? ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आपका डायरेक्ट पूछ सकता है कि भैया क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, या प्राइमरी एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है कि ये सेकेंडरी, ऐसे बोल सकता है ये सेकेंडरी एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नहीं जी, ये प्राइमरी एम है, सबसे पहला काम ही होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि वो मेरे पैसे को ग्रो करे। वो सोचो, वो मेरा पैसे लेके और वो कुछ परोपकार वाले काम करने लग गया, बांटने लग गया सारे मोहल्ले में पैसे, पर पूरी दुनिया में उसने मेरे पैसे बांट दिए, सबको फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, सबको बांट रहा है। अरे मेरा क्या फायदा उसमें? तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों लगाऊंगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला एक एम होना चाहिए क्या, कि वो मेरे पैसे को ग्रो करे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, बस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। जी हाँ, एक बार बोलो मेरे साथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो आगे चलते, आगे देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। क्या बोलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम है? कि वो जो आपके इक्विटी शेयर का आज जो प्राइस है उसको क्या करे? इंक्रीज करे। देखो प्रेफरेंस शेयर के प्राइस चेंज नहीं होते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में एक प्री डिटरमाइंड रेट है, कितना डिविडेंड मिलेगा इतना सब कुछ, तो लोग उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होता। पर इक्विटी शेयर्स में क्या है? आपको इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या, उसके रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पे किसका मालिकाना हक होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो लोग उसके लिए प्राइस पे करते हैं, कभी कोई ज्यादा देता है, कभी कोई कम देता है, ठीक है। हर कंपनी का उसके शेयर्स का एक प्राइस होता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, शेयर्स के बारे में सुना होगा, लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स की प्राइस, ठीक है। अब क्या होता है, हर कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसके
कंपनी के इक्विटी शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। सोचो मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और मुझको कोई 12 में खरीदने के लिए बेचने के लिए बोल रहा है, तो मेरा क्या 2 रुपए का फायदा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है कि मेरे करंट इक्विटी प्राइस को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए वो उसका सरदर्दी है, वो समझेगा आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो 3 डिसीजन पे बेस्ड होता है। 3 डिसीजन कौन कौन से, 3 डिसीजन आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। 3 डिसीजन कौन कौन से, मेरे साथ बोलो, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब वो पैसा कहाँ अप्लाई करना है, और डिविडेंड डिसीजन का मतलब वो पैसा अप्लाई करके आपने अगर कुछ कमाया तो वो पैसा कहाँ किस किस को बांटना है, कहाँ कहाँ वो देना है, किसको कितना देना है, वो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट, 3 डिसीजन से रिलेट करता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन जिसे हम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और, अरे बोल भाई, और डिविडेंड डिसीजन। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, तो भैया फाइनेंशियल डिसीजन समझा दो, उसके बाद आगे चलते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि आप पैसे कहां से लेके आओगे, इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद सॉल्यूशन ऑफ 3 मेजर इश्यूज। कौन से इश्यूज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले 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 ये हमने पढ़ा क्या, ओके हमने ये पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेट टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट। फर्म अपने पैसे किधर लगाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहाँ अपने पैसों को एलोकेट किया जाए, बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम से पैसा लगाया जाए, फिक्स असेट में कितना लगाया जाए, इंटेंजिबल असेट में कितना लगाया जाए, किसी बिजनेस को खरीदा जाए, अपना खुद का बिजनेस बनाया जाए, असेट खरीदा जाए कि असेट रेंट पे लिया जाए, ये सबको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th के हिसाब से सिर्फ एक चैप्टर है, पर आपकी लाइफ के हिसाब से पूरा एक कोर्स है। ये पूरी एक सेपरेट करियर ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, ये पूरा सेपरेट एक स्ट्रीम है, बिल्कुल एक समंदर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप इसे बहुत डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। आप जब आप या चार्टर्ड में आओगे या फिर आप जब एमबीए करोगे तो वहां पे आपको सेपरेटली ये पूरी ब्रांच बनी रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वहां पे आप ये सब सीखोगे। ठीक है, अभी हम इनका बेस बना लेते हैं कि मतलब क्या होता है, कहीं बाद में वो बोल रहे कि तुमको ये भी नहीं पता। ठीक है, तो बेइज्जती हो जाएगी ना अपनी, तो वहां पे अपनी इज्जत है कि नहीं, नहीं है, अबे नालायकों। चलो जी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे हो सकते हैं आपके, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपने 12 महीने के लिए आपने कोई प्लान बनाया कि ये पैसा कहाँ अलोकेट करना है, आपने इन्वेंट्री में इतना पैसा डालना है, आपने बिल्स रिसेबल में इतना पैसा फंसाना है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपने कितना कितना पैसा डालना है, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए कौन से असेट में पैसा फंसाना है, ठीक है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज करनी की नहीं, लैंड परचेज करनी की नहीं, ठीक है, लीज में कोई चीज लेने की नहीं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, कोई ब्रांच खोलने की नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस। अच्छा जी, अब एक बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब क्या हुआ भैया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब है जब कोई कंपनी लंबे टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचती है, उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन ऐसे हवे हवे में नहीं लिए जाते, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला, गाइडेंस, रूल्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, तो हम समझते हैं आगे क्या होता है इसमें। लॉन्ग टर्म डिसीजन को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसके अंदर हम सोचते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में पैसे को कहाँ पे एलोकेट करें, कौन से एसेट में लगाएं, लीज होल्डिंग करें, किस तरीके से हम पैसों को एलोकेट करें। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। जैसे एग्जांपल कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ब्रांच की एक्सपेंशन करें कि नहीं करें, नई ब्रांच खोलें, लीज होल्ड पे कोई ले, या फिर अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, रेंट पे लें, नहीं लें, किस तरीके से हमने काम करना है, एग्रीमेंट कितने लंबे टाइम पीरियड का बनाना है, ठीक है, ब्रांच खोलनी तो कितने टाइम पीरियड के लिए खोलनी है, ब्रांच खोलनी कितनी बड़ी खोलनी है, कितने एसेट होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज रखेंगे उस पर। ठीक है, सबको ये सारा ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें हम बजटिंग करते हैं अपनी कि किधर किधर हम पैसे को एलोकेट करेंगे लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन।
आगे चलते हैं भैया, शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं ये भी बता दो, ठीक है। पहले इसे पूरा पढ़ लेते हैं। दिस डिसीजन आर वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे? अरे समझो ना, सोचो तुमने एक कार खरीदी भैया, सोच ही सकते हैं, खरीद तो नहीं सकते अपन लोग, ठीक है। तो सोचो तुमने एक कार खरीदी जी, खरीद ली बिल्कुल। वो कार पड़ी आपको 10 लाख। अब सोचो 10 लाख रुपए की कार तुमने खरीदी, क्या उस कार को वापस बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते हैं भैया। तो क्या उसको बेचने के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे? कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें 10 लाख देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसे 10 लाख ही देने होते तो शोरूम से ना खरीद ले, ठीक है। तो इसमें एक बात समझना, जब भी आप लॉन्ग टर्म में कहीं पे पैसा लगाते हो तो वहां पे 10 बार सोचना पड़ता है। 10 बार क्यों सोचना भैया? एक बार सोच के काम चला लेंगे अपन लोग, ठीक है। 10 बार इसलिए सोचना है क्योंकि वो ऐसे डिसीजन होते हैं जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उन्हें पलट नहीं सकते, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म में अभी सोचो, आपने एक नोटबुक खरीदी, ये शॉर्ट टर्म का पर्पज हुआ आपका। आपको नोटबुक की जरूरत नहीं थी, आपने अपने भाइयों को बेच दी या किसी को दे दी। क्यों? एक चीज इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि भैया इसमें देखो, एक तो कॉस्ट कम है, सबसे कम सस्ती है। क्यों? 50-60 रुपए आपकी जेब पे क्या असर डालेंगे, ठीक है। बट कार देखो 10 लाख की थी, उसको रिवर्स करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है और उतना आपको लॉस भी हो सकता है। तो सिंपल बात क्या है इसमें, मेन मुद्दा ये है कि ये डिसीजन जो होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर कंडीशन पे असर डालते हैं, आने वाली फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटीज पे असर डालते हैं। लॉन्ग रन में आप कैसा परफॉर्म करोगे ये डिसाइड करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही नहीं है तो बहुत, बस फिर बंटा धार है बेटा। फिर क्या करना है? लोटा उठाना, जाना हरिद्वार, बोलना हर हर गंगे। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। तो दीज डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। लंबे टाइम में, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड में, आपका आने वाले फ्यूचर में आपके जो बिजनेस के जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, कितना प्रॉफिट कमा सकता है, उसके मार्जिन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं ये लोग। भैया कैसे? अगर ज्यादा बड़े एसेट लोगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा ना, तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा क्या तुम्हारा? नालायक हो। तो इससे अच्छा लीज होल्डिंग ना ले लें, हम किसी से उधार पे ना ले लें अपना कोई एसेट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। दिस डिसीजन नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट। क्या इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है? बिल्कुल लगता है भैया। 10 लाख की गाड़ी ली, ठीक है। जैसे एक रिलायंस का बताया था मैंने, रिलायंस का एक सिंगल प्लांट लगभग 40,000 करोड़ रुपए का है। रिलायंस का एक सिंगल प्लांट, सिंगल एक प्लांट है, बस एक मशीन का टुकड़ा है वो, 40,000 करोड़ रुपए का है। वो रिफाइनरीज का काम करते हैं। आप गूगल में सर्च करना, ठीक है, या शायद यमुनानगर गुजरात का है वो, यमुनानगर गुजरात का। वहां का प्लांट देखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ी रिफाइनरी है और उसकी कॉस्ट अकेले पूरे प्लांट की 40,000 करोड़ रुपए। तोते उड़ जाते हैं भाई साहब लोगों के जब उसकी वैल्यूएशन होती है। वैल्यूअर जाते हैं, साल साल तक वहीं अटक के रह जाते हैं कि भैया कहाँ से स्टार्ट करें इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, जैसे बचपन में निकाले थे ना डेप्रिसिएशन में एस्टिमेटेड लाइफ, वो निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता इसमें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो डिसीजन होते हैं बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि दिस डिसीजन आर नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और दूसरी बात क्या है, ये क्या है? इरिवर्सिबल। याद रखना, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है, क्रूशियल होते हैं और इनरिवर्सिबल, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर भी दिया तो बहुत मोटी कीमत देनी पड़ेगी। 40,000 करोड़ का अगर 1% वैल्यू भी गिर गई आपके एसेट की, तो 40,000 करोड़ का 1% कितना होता है? पता है किसी को? बताओ। नहीं पता ना? 40,000 का 1% हुआ 400 करोड़ रुपए। तो 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया ना, है ना खतरनाक, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलें इसमें, चलो जी चलते हैं इसमें मैंने कुछ किया क्या? हाँ जी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हो भैया। वर्किंग कैपिटल क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में अपने रोजमर्रा के ऑपरेटिव काम करने के लिए, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन, ओ सॉरी वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सो सॉरी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, कितनी आपके पास स्टॉक, इन्वेंट्रीज, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स ये पड़े होने चाहिए, कितने आपके रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स होने चाहिए, ठीक है। इन सबको डिसाइड करने के लिए क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या बोलते हैं? दूसरा नाम, अरे बोलो भाई, ओ हेडफोन वाले भैया जल्दी बोल, क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। चलेंगे आगे, ठीक है जी। ये किस चीज के बारे में होते हैं? ये शॉर्ट टर्म में कितना आपको पैसा मेंटेन करना चाहिए, कितनी आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, कितने आपको डेटर्स रखने चाहिए, इसी चीज को डिसाइड करने का ये फंडा होता है। किस बारे में?
कि आपके वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, कितने डिसीजन, कितना पैसा आप इनमें ब्लॉक करवाओगे। ठीक है जी। अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, दिस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या करते हैं, ये बिजनेस के डे टू डे वर्किंग पे असर डालते हैं। अरे बिल्कुल यार भैया, कैश कम पड़ा होगा तो आप लोग सप्लायर को पेमेंट कैसे करोगे, सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे तो सामान नहीं देगा, और सामान नहीं देगा तो वर्क आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। तो कैश का लेवल मेंटेन करना है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है तो सेल्स के ऑर्डर आएंगे तो वो तो बेकार हो जाएंगे ना। सेल्स के ऑर्डर आएंगे, इन्वेंट्री नहीं है तो आप फोन करके बोल रहे हैं भाई जल्दी प्रोडक्शन कर, इन्वेंट्री खत्म होगी। जब तक वो प्रोडक्शन कर रहा है तब तक वो आपका जो बायर था वो भाग गया, बोले पागल लोग हैं यार इनके पास तो सामान ही नहीं होता, होता है कि ऐसा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं हम अपना। ठीक है, अपने पे सही टाइम पे, ज्यादा सही टाइम पे अप्रोप्रिएट आपके पास अमाउंट में इन्वेंट्री पड़ी है, अप्रोप्रिएट कैश पड़ाओ, अप्रोप्रिएट आपके डेटर्स सारा सामान अगर आपने उधार में बेच दिया, आपकी जेब में तो कुछ बचा ही नहीं, तो डेटर्स भी कंट्रोल में होना चाहिए। हर चीज के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन को। तो चले आगे, हाँ जी चलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या था, अरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लंबे समय के लिए पैसा कहाँ एलोकेट करना है, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सिंपल, इसको कैसे याद रखना है, भैया हम जा रहे हैं कार लेने। अब कार लेने के लिए हम क्या क्या चीजें दिमाग में सोच के जाएंगे, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। भैया आप ये मत लिखना वहां पे रेड कलर की कार लेनी है, सुजुकी की लेनी है, टाटा की लेनी है, ये नहीं। कौन कौन सी फैक्टर्स को हम दिमाग में रखेंगे कार खरीदते समय, कि 4 सीटर लें, 8 सीटर लें, ठीक है, पूरी बस क्यों ना ले लें, किस तरीके से हम क्या क्या सोचते हैं। चलते हैं, सबसे पहला सोचते हैं हम कि कैश फ्लो। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट का, आप बड़ी मशीन ले रहे हो, आप कार ले रहे हो, चाहे आप कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी खरीद रहे हो, कोई बिजनेस ही खरीद रहे हो, तो वहां पे देखना है उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो कितना आ रहा है। हम क्या चाहेंगे कि इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश ओवर द पीरियड। आप इतना लंबा पीरियड, मान लो आपने 10 साल के लिए कोई ब्रांच खोली, तो आपने कुछ देखा तो होगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना कैश जनरेट कर पाएगा, मान ले कितना इनफ्लो आउटफ्लो होगा इसमें, सॉरी, ठीक है, कितना आपके क्लाइंट बेस बनेगा इसमें, तो सब कुछ हम डिसाइड करते हैं वहां पे। कितना कैश का आना जाना हो, कैश फ्लो का मतलब ये नहीं है कि बस पैसा आना आना है, कितना पैसा जाएगा इसकी भी तो उम्मीद रखेंगे हम। दीज कैश फ्लोज, देखो आगे, देखो अरे बाप रे, क्या बोलता है ये, दीज कैश flows are in the form of series of cash receipt and payments over the life of an investment। अरे भाई हो जा, कौन सी दुश्मनी ले रहा है मुझसे। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ पैसा फ्लो करेगा। फ्लो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, आ भी सकता है जा भी सकता है। ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं, कुछ पेमेंट आएंगी कुछ पेमेंट जाएंगी, पूरे लाइफ टाइम पीरियड में लगभग ओवरऑल बेनिफिट कैसा होगा। हम सोचते हैं कि जितना जाएगा उससे ज्यादा ही हमारे पास आए, तो यही चीज पहले हम कंसिडर करते हैं कि कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए। दूसरा आता है कि रेट ऑफ रिटर्न, सबसे मेन पॉइंट, रेट ऑफ रिटर्न, कहीं पढ़ा था क्या रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था क्या, कहाँ पे पढ़ा था भैया, ये तो अकाउंटिंग रेशियो का लग रहा है कुछ, अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़े थे हमने, अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा था। रेट ऑफ रिटर्न क्या था, क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हुआ कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, उससे कितना पैसा आपको इनकम हुई। मान लो आपने 100 रुपए लगाया और 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा के बाहर निकले, 100 रुपए लगाया 110 रुपए का काम किया, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, है ना, तो यही आपका रेट ऑफ रिटर्न हुआ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में घुसे तो वहां पे क्या देखें, रेट ऑफ रिटर्न, पॉसिबल रेट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, कि ज्यादा पैसा लगा रहे हैं कुछ निकले उससे, कुछ मिले हमें, बस पैसा लगा दो बस फेंक दो ऐसे ही, उसके बाद कुछ मत करना। तो ये सारा क्या होता है, ये बेस्ड होता है, अगर आप डिपेंड करता है ये रिस्क पे। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज्यादा रिटर्न लेने की उम्मीद है। अगर किसी भी चीज में आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो वहां पे सोचोगे ना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसके बराबर होने चाहिए, कम से कम हमारे जितना रिस्क हमको इन्वॉल्व है। अगर मेरे को 10 लाख रुपए लगा के 4 लाख का घाटा हो रहा था, 4 लाख का प्रॉफिट कमाने की भी ये बिजनेस औकात रखनी चाहिए।
अगर आपने किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो वहां से अगर 4 लाख रुपए का घाटा होने की संभावना है, इतना खतरनाक बिजनेस है, तो आप इतनी उम्मीद करना जायज है कि आप 4 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके भी उस बिजनेस से निकले। इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं भैया। ठीक है, तो क्या डिसाइड करता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके किसके बराबर होने चाहिए? रिस्क इन्वॉल्व के। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लगभग मैच करने चाहिए। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ओह किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हमारे कसौटी रहेंगी, किस तरीके से हम चूज करेंगे पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, इस क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है आपका क्या, आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसको एक बार थोड़ा रीड कर लेंगे। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डिसीजंस। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा किसी में, किसी बिजनेस में लगना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए किसी भी चीज पे। ठीक है, ये बहुत सारी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। कौन कौन सी कैलकुलेशन भैया? कितना कैश फ्लो होगा, कितना रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न होगा, कितना इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर। ठीक है, कितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, इन सारी चीजों पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। और ये टेक्निक्स किस पे लगती हैं? ये टेक्निक्स तब लगाते हैं जब आपके पास बहुत सारे प्रपोजल हो। ठीक है, मान लो आपने बोला एक ये मशीन खरीद लो भैया, ये इतने की पड़ेगी। एक ये मशीन खरीद लो, ये इतने की पड़ेगी। इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें इतना रिस्क है, इसमें इतना रिस्क है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, अपना एक क्राइटेरिया बना देंगे। हम क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे कि भैया भाई मैं रिस्क लूंगा ज्यादा से ज्यादा 10%, भाई मेरे को कैश फ्लो चाहिए इतना। अच्छा, मेरे आसपास होना चाहिए, मेरा कंट्रोल पूरा होना चाहिए, मैं इतना इस जितना पैसा इसमें लगाऊंगा उस पर इतना ज्यादा ब्याज नहीं देने वाला। ठीक है, तो हमने मेरे एक क्राइटेरिया बना दिया कि कौन कौन सी चीज में मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, फिर मैं उन दोनों को इवेलुएट करूंगा, नापूंगा, तोलूंगा, देखूंगा जब प्रपोजल ए ठीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मेरे फेवर में तीनों कंडीशन जा रही है कि इंटरेस्ट रेट भी इतना है, कैश फ्लो भी हो रहा है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न भी इतना जा रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मुझे इसके लिए अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा, ये वाला। चल भाई भागो यहाँ से। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो तीन चीजों पे अपने क्या बोलते हैं, तीन चीजों पे अपना क्या डिपेंड है? अरे बोलो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड है? हम्म, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड है? अपना कैश फ्लो ओवर द पीरियड, ठीक है, कितना पैसा आपको मिल सकता है, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तीन चीजों पे आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ऐसे तो करते हो, कार लेने जाते हो, कार में भी मैच करते हो, इस कार में इतने फीचर है, इतनी सीटर है, इतना माइलेज देती है। ठीक है, इतने की स्पीड से चल जाती है, ये इतनी है भाई, इसमें इतने सीटर है, इतना इसका बूट स्पेस है, इतनी माइलेज देता है, इतनी इसकी स्पीड है। ठीक है, तो सारी चीजों को क्राइटेरिया लगाते हैं ना कौन सी ले। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी लगाते हैं हम, दो अल्टरनेटिव लेते हैं, दो असेट है मेरे पास, दोनों का इवेल्युएशन करते हैं, जो अच्छा लगता है, जो प्रेफरेबल होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें देखते हैं, क्या पैसा कितना जनरेट होगा इससे, आपको आपको रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिलेगी। ठीक है, जितना रिस्क लिया उससे उससे ज्यादा रिटर्न लेने की उम्मीद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया लगाते हैं, बस काम खत्म। यहाँ पे आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजन खत्म हो जाते हैं। तो ब्रेक के बाद हम करेंगे यहाँ पे भी फाइनेंसिंग डिसीजंस। थैंक यू सो मच। तो भागो।